नमस्कार केडिया जी। ये बताइए कि आप अभी आपने जो एक वार्ता की थी 20वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप में जो हलचलें हुई और उनके बारे में हम भारत के ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, बस अपने में ही रोते रहते हैं, अपने में ही गाते रहते हैं हिंदू। तो आपने जब बताया कि क्या क्या हुआ है, क्या हुआ जर्मनी में, क्या हुआ इंग्लैंड और फ्रांस में, क्या हुआ जापान में, कैसे कैसे झेलना पड़ा लोगों को, तो सबने कहा कि सबने आश्चर्य व्यक्त किया, अरे ये कुछ पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। तो उसी समय उसी संदर्भ में एक बात ये भी आई कि इसका मतलब यहाँ जो बातें चलती रहती हैं देश के बारे में भी और यूरोप के बारे में भी या चीन के बारे में, चीन ने तो ये तरक्की कर ली, वो तरक्की कर ली, तो प्रायः उनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि मानो एक ऐसा नैरेटिव चलाया जाता है जिसका सच्चाई से संबंध नहीं होता, जिसे आप फेक नैरेटिव कहती हैं। ऐसे फेक नैरेटिव ढेर सारे आपने बताए हैं, आगे हम और जानना चाहेंगे। तो पहले ये बताइए कि ये फेक नैरेटिव क्यों फैल जाते हैं देश में, और कुछ उदाहरण दीजिए उनके फेक नैरेटिव के। जी। देखिए, फेक नरेटिव कोई फैलाता है, कोई ज्यादातर यूरो अमेरिकन लोग हैं। हम्म। यूरो अमेरिकन लोगों का अपना एजेंडा है अपने सच को मास मीडिया से छुपाना और दूसरों के सच को भी छिपाना, अपना भी सच छिपाना। उनका सच कमजोरी से भरा हुआ है, दूसरों का सच छिपाना, भारत के संदर्भ में भारत के स्ट्रेंथ को छिपाना, ये उनके लिए तो ठीक है। मुझे ये सब कैसे पता? उस यूरो अमेरिकन ब्लॉक के द्वारा छपी हुई पुस्तकों में। कौन सी पुस्तकें? जो रिसर्च की पुस्तकें हैं, यानी रिसर्च की पुस्तकें मतलब किसी नन्हे नन्हे एरिया पर, नन्हे नन्हे टॉपिक्स पर 500, 700, 1000 पन्ने की 2, 4, 5, 10, 100 पुस्तक छपी, तो उसमें 10-12 मैंने देख ली। ऐसी 10-12, 10-12, 10-12, मान लीजिए 50 छोटे 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 विषयों पर देख ली। यानी एक कोई 100 किताब समकालीन विषयों पर, कंटेम्पररी विषयों पर, समकालीन विषय मतलब अरे कम से कम 20वीं शताब्दी, कम से कम 21वीं शताब्दी का 25 साल। अभी 20वीं शताब्दी को भी नहीं पढ़ेंगे तब तो काम नहीं चलेगा। तो समकालीन विश्व के एक 10, 20, 50 क्षेत्र में एक 8-10 किताब आप पढ़ लेते हैं, तो एक 400, 500, 700 पुस्तक आप पढ़ लेते हैं। तो इनमें इतने तथ्य आते हैं कि तथ्यों के सामने वो फेक नैरेटिव ऐसा साफ दिखता है। जैसे ब्राह्मण बछिया लेके जा रहे हैं और सब कह रहे हैं अरे सुअर कहाँ ले जा रहे हो, कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो, उतार दो। बहुत सुंदर। इतना साफ दिखता है। तो ये काम किसका है? ये काम अकेडमिशियंस का है। अगर यूनिवर्सिटी में ये काम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब यूनिवर्सिटी तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम स्वयं तो उन 400, 500, 700, 200, 150 किताबों को पढ़ ही सकते हैं ना भाई। इसमें तो भारत में कभी रोक नहीं था। और अकेडमिशियंस को इतना मोटा तनख्वाह वनख्वाह सब जो देते, उससे अपेक्षा भी थी। और केवल अकेडमिशियन क्यों, मीडिया, अकेडमी और मीडिया, ये जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, इनसे अपेक्षा है कि इन विषयों पर पुस्तकों से बाहर जर्नल्स में, अखबारों में, मास मीडिया में इतना अधिक छपता है, उसको देखना और जानना। और केवल मीडिया और अकेडमिया क्यों, ब्यूरोक्रेसी जो लगातार निर्णय लेती है, उसको अगर ये तथ्य नहीं पता है, और तथ्य बड़े आराम से पता है, जैसे मुझे पता है वैसे किसी को भी पता हो सकते हैं,
तो फेक नरेटिव किसी का एजेंडा है, लेकिन मेरा एजेंडा तो नहीं है। मेरा मतलब उस भारतीय समझा। का, उस हिंदू का जो देश के सामर्थ्य के अनुकूल कुछ करना धरना चाहता है, हम्म, कम से कम सपने देखना चाहता है, आकांक्षाएं चाहता है मेरा देश ऐसा हो, उसको तो ये सब देखना ही पड़ेगा। तो ये आते कहाँ से हैं? आते हैं यहाँ से। खंडन कहाँ से, हार्ड रियलिटी कहाँ से पता चलती है? वैसे जैसे अभी एक तुरंत आज मैं कुछ पढ़ रही थी तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करूं। जी। कभी हम लोगों ने सुना कि बेचारा यूरोप 20वीं शताब्दी में विधवाओं से, अपंगों से, अनाथों से, घायलों से, मरी हुई लाशों से अटा पड़ा था? कभी सुना क्या? कभी नहीं। लेकिन बहुत आंसू सुने 62 की लड़ाई में हमारे जवानों को, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में। तो हमारा एक जवान भी नहीं मरना चाहिए था, ये तो ठीक है। और हमारे जवान मरे हमारे शासकों के दूरदर्शिता में नहीं कहूंगी, अधिकांश मामलों में दुष्टता से। 71 वाली लड़ाई, 62 वाली लड़ाई, 48 वाली लड़ाई, 65 वाले में मान सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन उसमें हम लोगों ने जो विजय हासिल की, खैर अभी नरेटिव पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे प्रबुद्ध वर्ग को 140 करोड़ में 1%, 1.4 करोड़ यानी 140 लाख लोगों को, या 5%, 14 पचे 70, 7 सात करोड़ सौ लोगों को भी, देश में 5% लोगों को भी लड़ाइयों में क्या हुआ है समकालीन विश्व में नहीं जानना चाहिए? मैं एक अति जानना चाहिए। प्रसिद्ध, वही जिसको पहले भी मैंने दिखाया, द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, ये 90 में मैंने पढ़ा था, छपा उसके आसपास था। तो इसमें आज मेरे ध्यान में आया प्रथम विश्व युद्ध के कुछ मौत के आंकड़े। जी। पृष्ठ संख्या 273। पहली लड़ाई में 1914 में शुरू हुई है, जून 1918, 19 में तो खत्म ही हो गई, 18 में 2 महीने में, 2 महीना में, in the first two heavy blows against the British sector, for example, they had inflicted 2,40,000 British, 2,40,000 ब्रिटेन सैनिक 2 महीने, एक हेवी ब्लो में 92,000 फ्रेंच कैजुअलिटीज, 92,000, 2 महीना। बट दियर ओन लॉसेज यानी जर्मनी के had risen to 3,48,000, 2 महीने में 3,48,000। ये सब हम लोगों को नहीं जानना चाहिए क्या? जानना इस चाहिए। जानने के बाद रुदन संभव है या हीरोइज्म आएगा? By July, the Germans lost about 9,73,000 men and over 1 million more were listed as sick. जुलाई 1918, अभी 1919 बाकी है, 9,73,000 जवान
10 लाख जवान घायल। सिविलियन की अभी बात नहीं हो रही है। 19,73,000, 20-22 लाख जाएगा। 20-22 लाख विधवाएं, 4 बच्चे के हिसाब से करीब 1 करोड़ यतीम। अभी सिविलियन घायल, सिविलियन मरे का आंकड़ा नहीं दे रही हूं, अब एक और आंकड़ा दे रही हूं। पृष्ठ संख्या 278। पहली लड़ाई में द पॉपुलेशन लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिसरप्शंस caused by 4.5 years of total war were immense. Around 8 million men, 80 लाख were killed in actual fighting. अभी तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से कपकपी छूट रही थी 2 महीने में, 4.5 साल में करीब 80 लाख लोग लड़ते भिड़ते मर गए। With another 7 million permanently disabled, 70 लाख इतनी बुरी तरह घायल है, हाथ कट गया, पैर कट गया, आतड़ी फट गया, पीठ फट गया। परिवार पर, समाज पर, अस्पताल पर, इकोनॉमिक सिस्टम पर बोझ की तरह 70 लाख। एंड अ फर्दर 15 million more or less seriously wounded. वो वाले परमानेंटली डिसेबल्ड थे 70 लाख, कोई काम लायक नहीं। और 15 मिलियन, 150 लाख मोर और लेस सीरियसली वुंडेड। कितने बड़े यूरोप में? भारत के आकार के यूरोप में। तो कुल कितना कह रहा है? 80 और 70, 150 और 150, 300 लाख लोग। और रो रो के छाती पीटना। मैंने यही बातें पूजनी सुदर्शन जी को तब बताई थी, आरएसएस के जो सरसंघ चालक थे। कब तक छाती कूटोगे? आप एक वास्तविक दुनिया में रहते हो। वास्तविक दुनिया में आपके आसपास जो घट रहा है उसका छींट छाट आपके ऊपर आएगा। और आपका सुख और दुख किसी गोल्डन पीरियड से नहीं तोला जाएगा, अगल बगल से देखा जाएगा। अभी आगे सुनिए। The vast majority of these being in the prime of their productive life. 300 लाख जवान, यही कह रहा है ना। यानी इन 300 लाख लोगों की विधवाएं, इन 300 लाख लोगों के अनाथ बच्चे, इन पर निर्भर इनके माता पिता दादा दादी, इन 300 लाख। एक लड़ाई है, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रही हूँ। अभी और आगे बताऊंगी 2018, 1918 में जो इन्फ्लुएंजा आया उसकी नहीं। ये परमानेंट अडल्ट मेल पॉपुलेशन से बाहर, वर्किंग पॉपुलेशन से बाहर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कम्युनिकेशन, यातायात, एग्रीकल्चर, 300 लाख लोग एब्सेंट। इन एडिशन यूरोप excluding Russia probably lost over 5 million civilian casualties. 50 लाख, अभी रशिया का हिसाब किताब छोड़ रखा है, सिविलियन मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि नगरों के ऊपर बम गिर रहा है, माइन फट रहे हैं। मरने का आंकड़ा दिया है, परमानेंटली डिसेबल्ड और वुंडेड का आंकड़ा नहीं है। Through what has been termed war induced causes,
ये बम गिरने से केवल नहीं मरे हैं, डिजीज से मरे हैं, फेमीन से मरे हैं, and privation consequent upon the war as well as those wrought by military conflict. बम से भी मरे हैं, बीमार हो के मर गए हैं, खाए बिना मर गए हैं, बंकरों में घुट घुट के मर गए हैं. The Russian total compounded by the heavy losses in the civil war was much larger. रशिया का जोड़ लो तो ये इससे भी बहुत ज्यादा निकलता है. द वार टाइम बर्थ डेफिसिट्स, जन्म दर में भयंकर कमी. क्यों? सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. कॉज्ड बाई सो मेनी मेन बीइंग एब्सेंट एट द फ्रंट. पुरुष नहीं है समाज में, स्त्रियों से मिल नहीं रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं. अभी बीमारी से, भय से, कुपोषण से, दुनिया भर के और चीजें हैं. एंड द पॉपुलेशन देयर बाई नॉट रिन्यूइंग देमसेल्फ एट द नॉर्मल प्री वॉर रेट. अच्छा, अब the dreadful, none of these war weekend reasons escape the dreadful influenza epidemic of 1918 and 1919 which carried off further millions. 1,000,000, 10 लाख, 10-10 लाख, पता नहीं कितना. एक एस्टिमेट मुझे याद है, पढ़ा था मैंने, जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे उतने इन्फ्लुएंजा से मर गए. मुझे लगा ये संभव नहीं है, गलत आंकड़ा. विस्तार से देखा तो ये पता चला कि लोगों के पास खाने को नहीं था. कुपोषण से उनका वो क्या बोलते हैं, चमड़ी, वो स्टेमिना, स्टेमिना इतना कम हो गया है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया है, सर्दी बुखार से मर गए. अस्पताल में जगह नहीं है, मर गए. दवाइयां नहीं है, किसमें? 20वीं शताब्दी का यूरोप. कौन यूरोप? फेक नरेटिव, उसको विकसित. और पहली लड़ाई में हमको पता नहीं किस अबिसमल पॉवर्टी में बता रहे. वो जो टॉप पर है, दुनिया का बेताज बादशाह, उसका ये कथा. और ये कोई बड़ी खास किताब नहीं बता रहे, कम से कम 500 किताब हो. मेरे ध्यान में आ जाया तो मुझे लगा बात करें. यानी भारत बेचारा, यूरोप हमारे पीछे क्यों पड़ा है? सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? सब इतना षड्यंत्र क्यों कर रहे? अरे मरे खपे हैं. बहुत महत्वपूर्ण बात है. ड्रेडफुल इन्फ्लुएंजा. Thus, the final casualty list for this extended period might have been as much as 60 million. 600 लाख. 60 मिलियन में एक शून्य और बढ़ाएंगे, 1 मिलियन 10 लाख के 10 लाख. बराबर है. 600 लाख भारत के बराबर, 4.5 साल. और इसका इम्पैक्ट 650 लाख लाशें कहाँ है? अब थोड़ा गणित पर ध्यान दो. 600 लाख लाशें दफनाई गई क्या? किस तरह से रॉट करके मरी हैं, उनसे जो विभिन्न बीमारियां फैली हैं. वॉर वेटरन्स अपंग, लूले, दिमाग से पागल, सड़कों पर घूम रहे हैं खाए बिना. क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट, स्केर्सिटी ऑफ फूड, मेडिसिन, अस्पताल भूल जाइए. सड़कें टूटी हैं, ब्रिज टूटे हैं, इंडस्ट्री टूटे हैं.
इससे ये निकल आए। हमने तो ऐसा कुछ, ये जो फेक नरेटिव है उसमें भी नहीं झेला है। ये जो फेक नरेटिव है हमारे मोदी जी का 1000 साल का गुलामी, अतिशयोक्त, उसमें भी 600 लाख नहीं निकलेगा 1000 साल, ये 4.5 साल, 20वीं शताब्दी। हमने तो ऐसा कुछ उस फेक नरेटिव तक में नहीं लिखा है। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी फेक नरेटिव संघ वालों ने चालू किया है, 1000 साल की गुलामी, 1000 साल का अन्याय। अरे भाई, तुरंत तुम तो थे नहीं, पिछले साल का तुमको छोड़ो, इसी साल तुम्हारे किसी और शाखा में क्या हुआ है संघ की तुमको नहीं पता, तुम मीटिंग में पूछते हो, हाँ जी खड़े होकर प्रतिवेदन पढ़ो। तो कंटेम्पररी लिटरेरी एविडेंस, इस संघ वाले लफंगों के पास, लफंगा शब्द, लुम्पेन एलिमेंट, जिस विषय में तुम्हारी गति नहीं है, तुम्हारा प्रवेश नहीं है, उस विषय में उचक्कों की तरह कुछ भी बोल रहे। तो मैं तो यूरो ट्रेंड एकेडमिशियन हूं, तो आप लोग क्या हुए इस मामले में? लफंगे, टक्के। आपको तो शायद हिस्टीरियोग्राफी का ये शब्द भी नहीं पता होगा, कंटेम्पररी लिटरेरी एविडेंस। अरे 1000 साल का छोड़ो, 100 साल का कंटेम्पररी लिटरेरी एविडेंस, 75 साल का कंटेम्पररी लिटरेरी एविडेंस तुम्हारे सुरुचि प्रकाशन में नहीं, तुम्हारे सरसंघ चालक के भाषणों के संग्रह में नहीं। लेकिन क्या हो, फेक नरेटिव लेकर लफंगों की तरह बोल रहे हो। तो हार्ड रियलिटी अभी महाकुंभ 68 करोड़ बताते हैं आए, कोई इन लोग के गिनने का तरीका है, 68 करोड़ आए। चलो, हार्ड फैक्ट, हाउ टू काउंटर फेक नरेटिव विद फैक्ट। तो क्या वहां, और ये कुंभ मेला क्या चल रहा है, हमारा पुण्य प्रवाह है। एक महीने के माघ मेले के कितने स्नान है? तो क्या अलग अलग लाइन लगी थी चारों वर्णों की, अलग अलग नहाने की लाइनें, घाट अलग थे, भोजन का प्रबंध अलग था, साधु संतों का जो अन्न क्षेत्र था वो सब वर्णों के लिए अलग था, भिन्न भिन्न जातियों के लिए अलग था, गाली गलौज का माहौल था। 68 करोड़ एक महीने में, ये आंकड़ा बैठता है 6 करोड़। मैं 68 करोड़ एक महीने में एक नगर के एक स्थान पर, पूरे प्रयाग में नहीं, गंगा जी के घाट पर, रेत पर, लेकिन नहीं। तो हमको क्या करना है? काउंटर फेक नरेटिव विद हार्ड कंटेम्पररी एविडेंस। और इन लफंगों से इस भाषा में बात करना है। भीमटों से तो बात करने की जरूरत नहीं है, वो चर्च के ट्रेंड गालीबाज हैं, उनका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। इम्पैक्ट क्यों नहीं है? वो मुंह से बोलते ही इतने इनइफेक्टिव हो जाते हैं, गाली गलौज अश्लील भाषा, मतलब आपके पास तथ्य नहीं। उनसे भी जिनको बात करने का मन हो बात कर, किंतु ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, बीजेपी वाले हैं, संघ वाले, इनसे 4 शब्द बोलो, देखिए बिना कंटेम्पररी एविडेंस के कुछ नहीं। पब्लिकली अकेले में बहस इनसे ना कीजिए, कमरे के भीतर जहां 20 आदमी उपस्थित हो। तो
अब अभी कल परसों मैंने बताया था, कुछ बता रही थी जी कि जी जी यूरोप परेशान है इनसेसेंट इन्वेजन से। यूरोप की जी। लिखी पुस्तक बता रहे हैं, इन हम्म। लंपटों को नहीं पता है। इन लंपटों को ऑक्सफोर्ड का पब्लिकेशन नहीं पता है। क्विल्ट कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, 1870 के बाद जो ब्रिटिशर्स की जहां जहां हुकूमत है, वो एक हुकूमत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं पा रहा है बिना किसी भारतीय राज्य में प्रवेश की अनुमति लिए। यहाँ तो अरे कहते हैं सूरज ही नहीं नक्शा तो डूबता है बोलते हैं। भाई तुम्हारे पास, इनसे पब्लिकली खड़े हो जाइए और पूछिए कि भाई नक्शा बताओ कहाँ कहाँ ब्रिटिश राज्य है। कंटिन्यूटी नहीं है, इनको लगातार भारतीय राजाओं के स्वाधीन क्षेत्र से कॉरिडोर परमिशन मांग के घुसना, और जब नहीं तब इनका परमिशन बाधित हो जाता है, जब नहीं तब। हजारों हजारों मामले। फेक नरेटिव वर्सेस हार्ड रियल। जी। अच्छा, तो ये जो कहते हैं कि बहुत सारा ही धन लूट ले गए, भारत को निचोड़ दिया, इसलिए भयंकर गरीबी आ गई, ये भी फेक नैरेटिव है कि सच है? फिर सीधी बात, इनके अनुसार कोई सोने की चिड़िया थी। अरे सोने का पहाड़ था, सोने का समुद्र था, सोने का खान चिड़िया। था, सोने का पाताल था, सब इकट्ठा एक साथ ही था भाई। था, हमको कैसे पता कुसुमलता। 500 साल का अंग्रेजों का नैरेटिव। क्या नैरेटिव? जितना सोना लूट के ला रहे हैं, कहां से? सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका से। आधा अटलांटिक जा रहा है, आधा यूरोप पहुंच रहा है। जो लूट रहा है उसके घर नहीं पहुंच रहा है, उसको कोई दूसरा लूट ले रहा है, उसके यहाँ पहुंच रहा है, और सब इकट्ठा करके कुल सोना भारत ले आ रहे हैं। भाई 100 साल तक पोर्चुगीज केवल भारत से काली मिर्च ही ले गया ना। बिल्कुल। और ये पोर्चुगीज ही था ना जो दोनों अमेरिका से सोना और चांदी ला रहा था, हम्म भारत आके डूब रहा था। अब इन हम्म। लुच्चों को और लफंगों को, कौन लुच्चे और लफंगे? लुम्पेन एलिमेंट। पहले लुच्चा कहिए, लफंगा कहिए, बहुत जोर लाल गाल होंगे तो लुम्पेन एलिमेंट। अच्छा, ये सबका रिकॉर्ड है, किसका किसका है? पहले पोर्चुगीज का रिकॉर्ड है, उसके बाद डच लोगों का रिकॉर्ड है, उसके बाद इंग्लिश और फ्रेंच लोगों का रिकॉर्ड है उस समय का। बाद में 19वीं 20वीं शताब्दी के बहुत पुस्तकें हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का बही खाता बहुत जल गल गया, खत्म हो गया। बहुत सा मिला, तो बहुत सा मिला तो उस पर बहुत लोगों ने लिखा पढ़ी की। इसको कहते हैं इंडियन ओशन ट्रेड, हिंद महासागर का व्यापार। सैकड़ों पुस्तक है। के एन चौधरी को उठा लीजिए, ओम प्रकाश को उठा लीजिए, तो उसका सोर्स मटेरियल क्या है? यूरोप की दुनिया भर की ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल हम्म की भी है, डच की भी है, इंग्लैंड की भी है, फ्रांस की भी है, रशिया की भी है, सबकी जो आए बाएं साए दो कौड़ी की औकात है उसके पास एक ईस्ट इंडिया कंपनी। तू बता रहा है इतना सोना हम ले गए, उसके बाद उसके पार्लियामेंट में झंझट हो रहा है, बंद करो इन सब कंपनियों को। धर्मपाल लिखते हैं कि साहब वो कोई 500 साल का भारत पर घेर रहे थे। इसका मतलब धर्मपाल ने यूरोप की किताबों को नहीं पढ़ा, वहां की पार्लियामेंट की डिबेट नहीं पढ़ा। वो कह रहे बंद करो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी लफंगों को, लुच्चों को। जितना सोना लूट के आ रहा है वो न्यू वर्ल्ड कह रहे हैं, दोनों अमेरिका से, ये सब कहीं कपड़े के लिए, कहीं
काली मिर्च के लिए, कहीं दालचीनी के लिए, कहीं लौंग के लिए, कहीं चाय पत्ती के लिए, पूरा का पूरा सब पहुंचा आ रहे हैं एशिया। इसका मतलब धर्मपाल ने नहीं पढ़ा। तो फेक नरेटिव, जहां फेक नरेट कोई भी, अच्छा इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भारत नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन। अब बुलियन और गोल्ड में फर्क क्या है? बुलियन जो मिंटेड सिक्का, जिसका हिसाब किताब उसकी ट्रेजरी रख रही है, स्टेट ट्रेजरी। तो भारत नेट इंपोर्ट, यानी जितना सोना जा रहा है, जितना आ रहा है, तो भारत के पास ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है? भारत से सामान ज्यादा जा रहा है। जितना सोना आ रहा है वो तो आ रहा है, बाकी उधार बही खाते में लिखा जा रहा है। 1947 15 अगस्त जवाहरलाल नेहरू को क्यों लाया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो गया भारत से 10 रुपए का सामान 2 रुपए में, वहां से 2 रुपए का सामान आया 10 रुपए में। उसके बाद बहुत सोना आया। उसके बाद जो स्टर्लिंग बैलेंसेज हैं, यानी इंग्लैंड हमारा कर्जदार है, उस कर्ज को रफा दफा करने के लिए नेहरू है। सुभाष बाबू रहते तो कुर्बान पकड़ के वसूल लेते। तो गांधी जी और नेहरू है। अच्छा छोड़ दो, इतना तो सब कहाँ पढ़ेंगे। अरे भाई, तुम कह रहे हो 1000 साल से लूटते गए लूटते गए, तो लूट के कहीं ले गए ना। अकबर ले गया था, अकबर ले गया था कि बाबर, कि कहीं हुमायूं, कि कहीं शाहजहां, कि कहीं जहांगीर, नहीं। कि औरंगजेब, कि बलबन, कि अलाउद्दीन, तुगलक, कौन ले गया था बे? इसी तरह पूछिए। नहीं पता तो चुप बे, कहिए उल्लू गधा, इतना भी तुझे नहीं पता, चुप रह। अकेले कभी नहीं, अकेले तो बाबूजी प्रणाम, भैया जी प्रणाम, भाई साहब प्रणाम करते रहे। 10 आदमी के साथ फिर उससे पूछिए, वो कहेगा गजना का महमूद ले गया। बोले तुझे कैसे पता? कुल 2 कथा है। एक सोमनाथ लिखा तेरे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने, जय सोमनाथ, और एक सोमनाथ लिखा उस लफंगे चतुरसेन ने। दोनों कह रहे हैं कि यही पर के रेगिस्तान में पागल होकर मर गया, उसका पूरा सेना फेना सब उड़ गया, क्या हो गया। फेक नरेटिव में, फेक नरेटिव में सोमनाथ विध्वंस दोनों करवाते हैं। दोनों अपनी पुस्तक के एक कन्हैया लाल माणिक दास मुंशी अपने प्रीफेस के शुरुआत में, और ये अभागा चतुर सेन प्रीफेस बाद में ले जाता है एपीलॉग के नाम पर, और वहां लिखता है एक भी एविडेंस नहीं मिला, भारत में नहीं मिला, मुस्लिम राइटिंग में नहीं मिला, ना पर्शियन में मिला, ना अरबी में मिला, ना चगताई में मिला, ना अफगानिस्तान में मिला, ना गजना में मिला, ना घूर में मिला। फिर भी मैं लिख रहा हूं अभागे। तो वो अभागे उस फेक नरेटिव में कह रहे हैं गजना का महमूद किसी तरह पगला उगला होके जाके मरा। तो जब पगला होके मरा तो सोना कहाँ गया जी? तो वो सब आपको बताएंगे नहीं नहीं, सोमनाथ मंदिर का सोने का घंटा गया और जंजीर गया। तो पूछिए घंटा लादा किस पर था? कहेगा हाथी पर। तब पूछिए हाथी गया था रेगिस्तान से, हाथी चढ़ा था पहाड़ पे, हाथी बर्फ का दरिया लांघा था। इन उचक्के लफंगे लुच्चे, 3 मैं कह रही हूँ, लफंगे लुच्चे, और एक क्या मैंने कहा, उचक्के या चक्के कुछ कहा, चक्के। इनको नहीं पता।
इनको कंटेम्पररी हिस्ट्री राइटिंग, कंटेम्पररी लिटरेरी सोर्सेस, हिस्टीरियोग्राफी का पहला कंडीशन, शब्द ही नहीं सुने हैं सब बताएंगे फरिश्ता ने लिखा, पूछे किस सती का किताब है, डेकनवा ने लिखा, फरिश्ता तक भी सब ना बता पाए। ये सब बता पाएंगे कुछ वो अलीगढ़ स्कूल, अरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बना? तो ना आखिर ले कौन गया बे, और ले गया तो कहाँ ले गया? कोई देश ले गया होगा ना, उस देश का नाम क्या? आप देखिएगा सब कहेंगे गजनी देश ले गया, तो बोलो नक्शे पर दिखा गजनी देश कहाँ है, उसको नक्शा खोजना नहीं आएगा। नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, एटलस के पीछे इंडेक्स पड़ जाइएगा, इंडेक्स पर गजना खोजिएगा, जी से GAHZNA, गजनी नहीं है गजना है, तो आज अक्षांश और देशांतर दिया होगा, नक्शे पर जाकर उस अक्षांश देशांतर पर देखिएगा। वर्तमान अफगानिस्तान जो 1932 तक भारत है, अंग्रेजों का एंग्लो अफगान वॉर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और 1932 में भी कोई देश नहीं बनाया, 4 आदमी इंग्लैंड के और 4 आदमी रूस के कमरे में बैठ के बात किए, तुम उधर रहना हम इधर रहेंगे, बीच में ही जगह खाली रहेगा, ये बफर स्टेट है। हम लोग झगड़ा करते हैं तो बीच में कुशन लगा लेते, तू भी मुक्का मार कुशन पे, हम भी मुक्का मारे कुशन पर, एक दूसरे पर मुक्का नहीं मारेंगे, बफर स्टेट। यानी टेक्निकल शब्द अर्थ में ये नेशन स्टेट बना ही नहीं किसी दिन। ये सब कहेंगे गजना देश गया, उसको सब कहेंगे गोरी गया। फेक नरेटिव हार्ड रियलिटी पर आकर ऐसा होता है जैसे तपते तवे पर फेक नरेटिव की बूंद। लेकिन हार्ड रियलिटी को आपको जानना पड़ेगा। तो ऑप्शंस फॉर मोदी, इसमें मोदी कहाँ घुस गए? वो भी बताइए जी। मोदी जी दो तरह से घुस गए, एक तो 1000 साल की गुलाम। आप कहते हैं कि जी भारत एस्पिरेशनल भारत है, आकांक्षा है, भारत को कोलोनियलिज्म से मुक्त होना है। तो ये 1000 साल की गुलामी का तो कोलोनियल कंस्ट्रक्ट किसी अंग्रेज ने लिखा ही नहीं भाई, डाउसन और एलियट ने सब शुरुआत किया। एलियट और डाउसन को पहला जो इतिहासकार मिला है वो सुलेमान सौदागर मिला। सुलेमान सौदागर का बाप कौन है, किस देश का है, किस नगर का है, नहीं पता है डाउसन को, फेक नरेटिव। फिर कहता है सुलेमान सौदागर ने कुछ लिख के नहीं छोड़ा। सुलेमान सौदागर वही वाला है जो वो जो कालीन पर उड़ता है, सुलेमान सौदागर वही वाला सुलेमान सौदागर। तो पहला उसको इतिहासकार सुलेमान सौदागर मिलता है जिसका ये भी नहीं पता है कि किस किस पोर्ट टाउन पर सौदागरी किया, कौन कौन सा सौदागरी किया, वो भी 9th सेंचुरी, 9th, फिर 10th है, 11th है, 12th है, 13th तक किसी कासिम की बात नहीं। क्या है ना उसका नाम, क्या है, कासिम है ना? कासिम कासिम कासिम। बेचारे डाउसन को और इलियट को जिन्होंने फेक नरेटिव खड़ा किया, उनको 12वीं शताब्दी इस फेक कासिम के 5 साल बाद नहीं पता। तो हमारे बेचारे मोदी जी इस मामले में कुछ जोकर जैसे दिखते। वो विदेशों में अपने यहाँ भी होगा, फाइलें मेंटेन की जाती है, इस लीडर को कैसे हैंडल किया जाए। तो जो फाइलें मेंटेन होगा वे होगा। अब हमारे प्रधानमंत्री, हम कहना नहीं चाहेंगे,
उनके यहाँ जोकर को जिस भी भाषा में जो कहते हैं, हाँ, मतलब आपको इतना भी नहीं पता और आप 1000 साल की गुलामी की बात कर। अरे 2-4 लेटेस्ट ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ही देख लिए होते, दिखवा लिए होते, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लगा है। दूसरा, अब ये अन्याय हुआ है, तो भाई मैं तो इनको मेरा नरेंद्र कह के बुलाती। नरेंद्र का काम होता है देश का इतिहास जानना। अपराह्न 4 बजे भोजन के बाद शयन करके जब उठते हैं, तब विद्वानों के साथ बैठकर देश का इतिहास पढ़ना और सुनना। इसलिए मैं नरेंद्र कहती हूँ। ये 1000 साल का न्याय का एक झंझट शुरू किए और आप कह रहे हैं हम भारत को तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, पांचवा बनाएंगे, कोई विश्व गुरु बनाएंगे। और जो 0 नंबर पा रहा है, माने हाई स्कूल में फेल है, उसको इंटरमीडिएट में एडमिशन, इंटरमीडिएट में फेल है, उसको एमबीबीएस में एडमिशन, एमबीबीएस के एंट्री में फेल है, तो तय बात है जो नीचे का ही कुछ नहीं जानता है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी फेल हुआ, उसको हम डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, हम उसको ब्यूरोक्रेट बना देंगे। अच्छा भाई आप बना तो कुल देंगे, सब जगह आपको कुछ जोकर किस्म का व्यक्ति कहा जाएगा। कारण आपका इच्छा देश को नष्ट करना नहीं, आपका इच्छा है जो सब जगह आप जाके बोलते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने देश और देशवासियों के लिए इतना काम किया कि भारत 10वें स्थान से चौथे पर आ गया, चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, इन्हीं सबों के दम पर। आपके बारे में जो फाइलें मेंटेन्ड है, कुछ तक तो आपका एक्सेस मोसाद के द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन और मोदी जी, अब मैं क्या कहूँ।